आधुनिक युग के यथार्थवादी विचारक मैकियावेली के अध्ययन पद्धति के संबंध में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैकियावेली वास्तविक अर्थों में आधुनिक युग का विचारक है। यहाँ जब ये आधुनिक युग की बात करते हैं तो मध्य युग और आधुनिक युग के बीच के संधि काल का ये विचारक है। और इस विचारक की सबसे बड़ी जो बात है वो आज का जो आधुनिक युग है जिन राजनीतिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है, जिस पद्धति पर चलता है, उस पद्धति पर यह अपने अध्ययन को प्रमाणित करने का कार्य करता है। इसकी जो अध्ययन पद्धति है प्लेटो की निगमनात्मक पद्धति को यह अस्वीकार कर देता है और अरस्तु की आगमनात्मक पद्धति में भी ये यथार्थवाद का विश्लेषण करता है। इटली की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां थी उन सब परिस्थितियों का ये परीक्षण करते हैं और परीक्षण करने के साथ साथ ये एक विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का कार्य करते हैं। अतः इनकी जो ये पद्धति है वह आगमनात्मक पद्धति कहलाती है। परंतु इस आगमनात्मक पद्धति के मध्य इनका जो मुख्य कार्य है पद्धतियों की दृष्टि से हम देखें तो यह है ऐतिहासिक पद्धति की ओर भी दिखाई देता है, क्योंकि इन्होंने अपने सारे कार्यों का जो पुस्तकें लेखन का कार्य किए हैं उनमें उद्धरण प्रस्तुत किए हैं इतिहास के। तो इतिहास के जो उद्धरण प्रस्तुत करने का कार्य अर्थात एक प्रकार से इन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन और ऐतिहासिक संदर्भ का जो पुनर्मूल्यांकन करने का कार्य किया है, इसलिए हम कह सकते हैं इनकी पद्धति ऐतिहासिक है। परंतु आलोचक इस बात का खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि ये इनकी पद्धति कहने के लिए ऐतिहासिक है, इतिहास के उदाहरण दे रहा है, इतिहास की बात बता रहा है और ये इतिहास की बात बताने का कार्य भ्रमात्मक रूप से करता है, क्योंकि अनुसंधान के रूप में इतिहास के सिद्धांतों को प्रमाणित नहीं करते ये, बल्कि अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए इतिहास के उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इनकी ये जो पद्धति है इसमें गणवेक्षणात्मकता का तत्व भी दिखाई देता है। अर्थात इनकी जो ये पद्धति है ये एक प्रकार से जो मध्यकालीन विचार हैं उन विचारों के प्रति, जैसे कानून हो, चाहे आप देखें कर्तव्य हो, चाहे वो राजा का कार्य हो या पद्धति हो, उन सब के प्रति या धर्म के प्रति सहिष्णुता हो, तो ये एक प्रकार से अपनी तटस्थ पद्धति अपनाते हैं और युद्धिक समस्याओं के समाधान के निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं और वो निष्कर्ष विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए और वो गणवेक्षणात्मक बन जाते हैं, अर्थात सांख्यिकीय और तर्कों के माध्यम से अपनी बात को प्रमाणित करने का कार्य करते हैं। तो गणवेक्षणात्मक पद्धति के रूप में भी इनके अध्ययन में दिखाई लक्षण देते हैं कि इनकी पद्धति आगमनात्मक है, इनकी पद्धति ऐतिहासिक दिखती है, इनकी पद्धति में गणवेक्षणात्मकता का प्रयोग दिखाई देता है। अब इन सबसे अधिक जो अगर हम कहीं बात करें तो इन्होंने अपने जीवन के जो अनुभव हैं, इटली की जो परिस्थिति है, आधुनिक युग का जो परिवेश है, उन सब अनुभवों का समावेश व्यवहारिक यथार्थवाद के रूप में इन्होंने करने का कार्य किया है। और जब ये करने का कार्य किया तो एक ओर तो इनके अनुभव आ गए, दूसरी ओर इतिहास के उदाहरण आ जाते हैं, तीसरी ओर ये तटस्थ रहते हुए राज्य और धर्म को पृथक करने की बात करते हैं, राज्य को राज्य की दृष्टि से देखते हैं, व्यक्ति को मानवीय गुणों के रूप में न देख करके मानवीय कमियों को जो है देख करके भी ये कहते हैं कि वो क्या है उसकी बात करते हैं। ये नहीं कहते कि क्या होना चाहिए, उसके स्थान पर ये कहते हैं कि ये वास्तव में क्या है और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। इसलिए मानव को एक मापदंड मानते हैं ये कि सभी वस्तुओं का मापदंड मानव है। जिस प्रकार से प्लेटो के समय में जो अन्य विचारक थे जिन्हें हम सोफिस्ट विचारक कहते हैं, वो व्यक्ति को सभी वस्तुओं का मापदंड मानते हैं, वही विचार आगामी रूप से यहाँ मैकियावेली के विचार में दिखाई देते हैं कि व्यक्ति सभी का मापदंड है, व्यक्ति के लिए सब कार्य है और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए राज्य नामक संस्था उदित हुई है। इस प्रकार से इनका जो पद्धति है वो अनुभवात्मक प्लस इतिहासवाद का समन्वय करते हुए वैज्ञानिक तटस्थता से अपनी निष्कर्ष निकालने का ये कार्य करते हैं। इसलिए इनकी जो पद्धति है वो पद्धति विश्लेषणात्मक भी कही जाएगी क्योंकि विश्लेषण कर रहे हैं, वर्णनात्मक भी कही जाएगी क्योंकि अपनी बातों के बारे में ये वर्णन देते हैं, दृष्टांत देते हैं। तो ऐतिहासिकता, वर्णनात्मकता, आगमनात्मकता और पर्यवेक्षणात्मकता, अनुभवात्मकता, इन सब का मिश्रित करके इनकी पद्धति का निर्माण होता है। परंतु इनकी पद्धति जो है एक सिद्धांतों के निर्माण की बातों के साथ यह अनुभवों की बात और व्यवहारिकता की बात करती है। इसलिए इनकी पद्धति वास्तव में देखी जाए तो यथार्थवादी
वो निष्कर्ष इतिहास के अनुसंधान पर आधारित नहीं है। पद्धति तभी वो ऐतिहासिक कहलाएगी जब उसमें अनुसंधान हो, जब इसमें पर्यवेक्षण हो, जब उसका परीक्षण हो, जब उसके कोई निष्कर्षों को प्रमाणित करने वाले तर्क। ये केवल मात्र अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए उदाहरण देते हैं, उन तर्कों की बात नहीं करते, उनके अनुसंधान की बात नहीं करते। इसलिए ये जो इनकी पद्धति है वो अपने कथन की पुष्टि का प्रस्तुतिकरण है, ऐतिहासिक पद्धति नहीं है, क्योंकि ये पर्यवेक्षण पर आधारित नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि इनकी पद्धति ऐतिहासिक कहना गलत है। दूसरी ओर बात करें, ये भी कहते हैं साथ में के जैसे कि इनकी जो पद्धति है वो ऐतिहासिकता दिखाने का भ्रम करती है। अर्थात एक व्यक्ति को जिस पद्धति की हम बात करें वो भ्रमात्मक पद्धति दिखाई देती है, ऐतिहासिक दिख तो रही है जबकि है नहीं, तो भ्रम हुआ ना। जिस प्रकार से व्यक्ति को जो है भ्रम हो जाता है कि यहाँ पानी है और वहाँ पानी नहीं होता रेगिस्तान में, वैसे इनकी पद्धति दिखाई तो ऐतिहासिक देती है परंतु व्यवहार में ये भ्रमात्मक है, ऐतिहासिक पद्धति नहीं है। तो एक और हम कहें कि तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का ये पर्यवेक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण पर आधारित अपने विचार और पद्धति को प्रस्तुत करते हैं। निगमनात्मक जो पद्धति है उस पद्धति को ये अस्वीकार कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। नीति, न्याय, कर्तव्य संबंधी नियमों की जो अमूर्त धारणाएं हैं उन अमूर्त धारणाओं को अस्वीकार करते हैं मध्यकाल को, और एक लौकिक और पारलौकिक का अंतर हटाते हैं। ये कहते हैं लौकिक मुख्य है, जैसे हम कहें कि जीवन है, सुख है, आनंद है, शरीर है, इन चीज़ों को स्वीकृति देते हैं। ये पारलौकिकता को, मोक्ष को या आत्मा को महत्व नहीं देते हैं। ये लोग को इतिहास और विवेक के मध्य संबंध और समन्वय प्रदान करने की बात करते हैं। मानवीय व्यवहार से संबंधित इतिहास और विवेक के मध्य अपील करते हैं। विशिष्ट सिद्धांतों के सामने सिद्धांत निकालने का प्रयास करते हैं। मानवीय व्यवहार के लिए इतिहास विवेक की अपील के आधार पर निर्णय देते हैं। राजनीति को धर्म और नैतिकता के चंगुल से मुक्त करने का कार्य करते हैं। ईश्वरीयता के स्थान पर मानवीयता को महत्व देते हैं, अर्थात मानवीयता और ईश्वरीयता का पृथक्करण करते हैं। व्यक्ति को वैसा देखने की बात करते हैं जैसा वह है, वैसा नहीं देखते कि जैसा उसे होना चाहिए। इसलिए जो ये पद्धति है ये ऐतिहासिक पद्धति की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये पद्धति जो है घटनाओं पर आधारित नहीं होकर के बल्कि अपने आधार और सिद्धांतों को प्रमाणित करने के लिए घटनाओं का वर्णन किया जाता है, ऐसा दिखाई देता है। इनकी जो पद्धति है उस पद्धति के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि निगमनात्मक जो है उस परंपरागत विश्वास जो है उसको छोड़कर देवी शाश्वत कानून और मान्यताओं के विश्वासों को अस्वीकार करते हैं, पारलौकिकता को अस्वीकार करते हैं और उसके स्थान पर मानव और मानव के मध्य जो संबंध है उसको विवेक के आधार पर महत्व देते हैं। अरस्तुवादी विवेक के महत्व को स्वीकार करते हैं, अरस्तु की पद्धति को स्वीकार करते हैं, समकालीन घटनाओं का परीक्षण करते हैं। इसलिए इनकी पद्धति अनुभवात्मक इतिहासवाद के समन्वय और अनुभूति मूलक पद्धतियों को स्वीकार करके एक नूतन पद्धति के रूप में दिखाई देती है। राजनीतिक धार्मिक उपदेशों और दृष्टांतों का प्रकरण मात्र नहीं है, यह साधन और उपकरण है राजनीति जिसका प्रयोग शासक स्वयं शक्तिशाली बनने के लिए करता है। इसलिए वैज्ञानिक तटस्थता पद्धति अपनाते हुए परिस्थिति और युग की समस्याओं को समझते हुए अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन इस पद्धति के माध्यम से करते हैं। अतः हम कह सकते हैं ये यथार्थवादी, वैज्ञानिक और पर्यवेक्षणात्मक जो ऐतिहासिक पद्धति है यही इनकी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाती है। आगे हम अगर बात करें मैकियावेली की तो मैकियावेली के संदर्भ में डल्यूनी कहते हैं कि अपने युग का शिशु हैं, अर्थात युग का शिशु होने का अर्थ क्या है यहाँ कि कोई भी व्यक्ति या विचारक हो उस पर तत्कालीन समय, परिस्थिति, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक हर स्थिति का प्रभाव व्यक्ति के
पर, उसके विचारों के निर्माण पर पड़ता है। और मैकियावेली सबसे पहली बात यह हर व्यक्ति पर करता है, परंतु मान लीजिए संत थॉमस एक्विनास को तो अपने युग का प्रतिनिधि नहीं कहते, उन पर भी युग का प्रभाव पड़ा है, प्लेटो पर भी युग का प्रभाव पड़ा है, परंतु इन्हें ही युग का प्रतिनिधि क्यों कहते हैं, युग का शिशु क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक ही कारण है, इन्होंने अपने युग के वास्तविकता को परखा और उन्हें यथार्थ धरातल पर लाने का कार्य किया है और उनके अनुरूप अपना लेखन कार्य प्रस्तुत किया है। इसलिए वास्तविक अर्थों में जो है इन्हें ही अपने युग का प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि अपने युग की जो स्थिति है उसका ये सही और सटीक विश्लेषण करने का कार्य करते हैं मैकियावेली। इसलिए मैकियावेली पर जो प्रभाव देखा जा सकता है, उन प्रभावों के परिणाम स्वरूप ये एक नूतन सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करते, परंतु जो तत्कालीन सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को सही रूप में प्रस्तुत करने का ही कार्य करते हैं। जैसे उनका जो युग है वो पुनर्जागरण का युग है, आधुनिक आदर्शों का मध्ययुगीन आदर्शों का जब अंत हो रहा है और आधुनिक विचारों का यूनानी रोम के प्राचीन दर्शनीय विचारों के प्रति आस्था निर्मित होती है। तो एक युग का अवसान हो रहा है और दूसरे युग का पुनरुत्थान हो रहा है, ये इनके चिंतन में और उस युग की बात इनके विलेखन में भी दिखाई देती है। सामंतवाद का एक और अंत हो रहा है और दूसरी ओर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होती है। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च का प्रभाव समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। धार्मिक सत्ता, नैतिकता में पोप की जो शक्ति है उसका निर्वसान दिखाई देता है। उसके स्थान पर बुद्धि, विवेक, तार्किकता का वर्चस्व उस युग में बढ़ रहा होता है। जन दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो धार्मिक कट्टरता के स्थान पर उदार और वैज्ञानिक पद्धति, उदार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसे हम मानवीय दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण उभर कर आता है। पारलौकिक चिंताएं समाप्त होती है कि स्वर्ग, मृत्यु के बाद के जीवन में हमें वहाँ क्या मिलेगा, कैसी दशा होगी। वो चिंता जो है स्वर्ग की, वो जो चिंता है मृत्यु के बाद के जीवन की, उसको छोड़ते हैं, भूल जाते हैं और इहलोक में क्या महत्वपूर्ण है उसे स्थान दिया जाता है। व्यापार और छापे खाने का, यातायात के नए नए साधनों का विकास होता है, आविष्कार होते हैं, नए नूतन आविष्कार होते हैं। वास्को डी गामा खोज करता है अमेरिका की, भारत की खोज होती है, नए नए अनुसंधान होते हैं। इसलिए जो नूतन मूल्य हैं उनका जन्म हो रहा है, नवजीवन का संचार हो रहा है, इसलिए नव दृष्टिकोण का निर्माण भी होता है। इस विचार के दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो राजनीति में चौंकाने वाले नए विचार मैकियावेली द्वारा दिशा निर्देशित किए हुए दिखाई देते हैं। व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है, बौद्धिकता और तर्कता का स्थान बढ़ जाता है, सांसारिक मर्यादाओं का निरूपण होता है, राष्ट्रीय एकात्मक राज्यों के निर्माण की बात की जाती है और मैकियावेली की इतना ही नहीं, सुदृढ़ राजतंत्रों का समर्थक बन जाता है ये और राष्ट्रीयता की भावना का युग निर्मित करने की बात करता है। इटली की दुर्व्यवस्था जो है उसे देखकर, हीन दशा देखकर इटली के एकीकरण के लिए राजा को प्रेरित करता है, क्योंकि इटली जो उस समय है 5 भागों में विभक्त दिखाई देती है। एक और उत्तर में उसका जो है मिलान प्रदेश है, तो दक्षिण में नेपल्स है, पूर्व में वेनिस है, तो पश्चिम में फ्लोरेंस है और इन पर फ्रांस और स्पेन की गिद्ध दृष्टि, एक छत्र राजनीति हावी होती हुई दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में जो फ्लोरेंस है उसे एक और ये हड़पना चाहते हैं। आपसी प्रतिस्पर्धा का आंतरिक वैमनस्य के कारण राजतंत्र का जो है पोपशाही का अंत होता जा रहा है, इसलिए एक सशक्त और संगठित राजतंत्र का विचार देते हैं। भौतिक संसाधनों का संचय करने की बात करते हैं। पोप के घातक प्रभावों से ये सचेत करते हैं और कहते हैं कि इटली भी अन्य राष्ट्रों के समान ताकतवर और शक्तिशाली होकर उभरना चाहिए। इसलिए सही अर्थों में कहा जाए तो ये जो विचारक हैं अपने वास्तविक अर्थों में इटली का एकीकरण चाहते हैं, वास्तविक अर्थों में राष्ट्रवादी विचारक हैं। इनके लिए साधन और साध्य की कोई महत्वता नहीं है। ये कहते हैं कि जो साधन है वो अपने आप शुद्ध मान लिए जाएंगे अगर साध्य की, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, और लक्ष्य जब राष्ट्रीय एकीकरण का माना जाता है तो साधन अपने आप ही श्रेष्ठ मान लिए जाएंगे। इस प्रकार इटली की सामाजिक नैतिक पतन की दृष्टि
दूसरी ओर आर्थिक पद्धतियों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। व्यापार जो है वो स्थानीय था, वस्तुओं का उत्पादन पर नियंत्रण संघ का रखा जाता है, शहर व्यापार के केंद्र बनते जा रहे हैं, लाभकारी वस्तुओं का व्यापार होता है, सरकार द्वारा वस्तुओं के स्तर, मूल्य, सेवा और शर्तें निर्धारित होने लगी है। राष्ट्रीय स्रोतों का शोषण अर्थात जो संपत्ति है, प्राकृतिक संपत्ति, उसका शोषण और दोहन करके व्यक्ति अपनी शक्ति में अभिवृद्धि करने लगा है। नवीन युग का उदय होता है, विपुल पूंजी युक्त व्यवस्था निर्मित होती है, अर्थव्यवस्था में सामंतशाही राज्यों का विरोध किया जाता है और डिमांड और सप्लाई के आधार पर ये वस्तुओं के मूल्य निर्धारित होने लगते हैं। सुदृढ़ शासन स्थापन करने की बात की जाती है, इसलिए राज्य के अधीन शक्ति, न्याय और कार्य होने की बात करता है। निरंकुश राजतंत्र प्रणाली को श्रेष्ठ राजतंत्र प्रणाली के रूप में घोषित करते हैं। एक विनाश और प्रबल राजतंत्र के समर्थक हैं। ये बात अलग है कि स्वयं 10 सदस्यीय परिषद के रूप में 20 वर्षों से अधिक गणतंत्र में शासन में कार्य करते हैं, इसलिए इन पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि जो राजतंत्र पुनः कायम हो जाता है, उस राजतंत्र के राजा को संतुष्ट कर पुनः पद प्राप्त करने के लिए ये इस प्रकार के विचार प्रतिपादित करते हैं। बौद्धिक पुनरुत्थान का ये युग है जिसमें विद्या, ज्ञान का प्रसार होता है, प्राचीन आदर्शों को झुकाव के होता है, सांस्कृतिक आंदोलन संचालित होते हैं। मध्ययुग में कला, साहित्य और संस्कृति जो है उसके स्थान पर यूनान और रोम के दर्शन से प्रेरणा प्राप्ति का निर्माण दिखाई देता है। नैतिक और धर्म के प्रति झुकाव के स्थान पर, स्वतंत्रता के विचारों के युग के स्थान पर निर्द्वंद विचार प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मैकियावेली के संदर्भ में अगर हम कहें तो वास्तविक विचार प्रतिपादन का ये कार्य करते हैं। आगे वाले वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।